सो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं जेनेटिक्स। इसमें मैं आप सबको जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो जेनेटिक्स होता क्या है? जेनेटिक्स इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस, जीन्स एंड हेरिडिटी। तो जो जेनेटिक है वो हम एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, उनमें क्या बदलाव आ सकते हैं और वो कैसे पास ऑन होते हैं और उससे क्या क्या होता है वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बार बॉडी। तो हम सबसे पहले देखेंगे बार बॉडी। तो द बार बॉडी ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द सेक्स क्रोमेटिन इज द इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल सोमैटिक सेल्स। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो बार बॉडी है उसके हम सेक्स क्रोमेटिन भी बोलते हैं, जो कि एक एक्स क्रोमोसोम है जो कि इनएक्टिव है फीमेल में, क्योंकि जो फीमेल होती है उसमें 2 एक्स होते हैं और जो मेल होते हैं उसमें 1 एक्स और 1 वाई होता है। अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जो फीमेल है उसके में से अगर एक्स क्रोमोसोम आ रहा है और इससे भी अगर मेल से भी एक्स आ रहा है तो वो बनेगा एक्स और बनेगी फीमेल। पर अगर रिप्रोडक्शन में 1 एक्स आ रहा है और यहाँ से 1 वाई आ रहा है तो वो बनेगा एक्स वाई, जो कि बनेगा मेल। तो जो अगर ये वाला हो रहा है तो ये एक्स इनएक्टिव है, और अगर फीमेल हो रही है मतलब मेल हो रहा है तो 1 एक्स इनएक्टिव है। मतलब फीमेल में से जो 1 एक्स इनएक्टिव है जो उसमें पार्ट नहीं ले रहा है उस प्रोसेस को बोलते हैं लायनाइजेशन, और जो कि आगे जा जिसको फिर हम बार बॉडी बोलते हैं। मतलब जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसे हम बोलते हैं बार बॉडी। इसमें डिसीज़ कंडीशंस भी है जहाँ एक्स क्रोमोसोम या तो एक कंडीशन होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिसमें एक्स डबल है, ये मेल होता है बट इसमें एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा है, जिसमें उस मेल में थोड़े फीमेल फीचर्स होते हैं, जैसे उसका ब्रेस्ट एनलार्ज होता है थोड़ा, और उसमें जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो थोड़ा कम होता है। और एक कंडीशन होता है ये ट्रिपल एक्स वाला, इसमें फीमेल में होता है जिसमें 2 एक्स्ट्रा एक्स मतलब 2 बार बॉडीज़ होती हैं जिसमें से एक ही पार्टिसिपेट करता है और 2 एक्स्ट्रा रहता है। तो ये होता है बार बॉडी। फिर हम नेक्स्ट देखने वाले हैं 55 मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो सबसे पहले उसके टाइप्स में है, पहला है ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या है, जब अफेक्टेड जीन ऑटोसोम में होती है, मतलब पहले तो क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स होते हैं, मतलब 46 अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जो 23 पेयर्स है उनमें से 22 पेयर्स ऑटोसोमल है और जो एक पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम है। मतलब जो ये एक पेयर है वो इंसान का सेक्स डिटरमाइन करती है कि वो मेल है या फीमेल, और जो बाकी के 22 वो हैं क्रोमोसोम्स, उसमें बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स जीन्स होते हैं पेरेंट्स से मिले हुए। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस होता है। ऑटोसोमल मतलब ये बाकी के 22 क्रोमोसोम्स में होता है। तो डिसऑर्डर गेट्स एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। इसका मतलब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का मतलब ये है कि उन्हें जो क्रोमोसोम अपने पेरेंट्स से मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। जैसे होमोजाइगस में अगर उनके पेरेंट्स का ए है तो उनको भी ए ही मिलेगा, पर हेट्रोजाइगस में अगर उसमें 2 डिफरेंट एलेलीज होती है, जैसे एक ए है और एक ये है, मतलब दोनों पेरेंट्स से उसे एक मिला है एक ही चीज़ के लिए, पर अलग अलग है। तो ये दोनों कंडीशन में ही वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, दोनों में ही होता है। फिर इसमें ये ऐसे पर्सन को अफेक्ट करते हैं जिनके पेरेंट्स को ये चीज़ होती है और वो हर जनरेशन में होती है। फिर इसके एग्जांपल्स हैं ये सब, जैसे कि इसमें देखिए ये जो फीमेल अफेक्टेड है और मेल अफेक्टेड नहीं है, बट इनके ये जनरेशन्स वाइज कैरीज होते ही रहते हैं, भले वो साइलेंट रहे या एक्सप्रेसिव रहे, पर वो जीन में रहता है उनकी वो डिसीज़। फिर अगला है हमारा ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस। इसमें है इन ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस 2 कॉपीज ऑफ डिसीज एलेलीज आर रिक्वायर्ड फॉर एन इंडिविजुअल टू बी ससेप्टेबल एक्सप्रेसिंग एंड फिनोटाइप। इसमें ऐसा होता है कि ये डिसीज़ होने के लिए दोनों पेरेंट्स में होना चाहिए वो कंडीशन, तब जाके उसमें होता है। जैसे कि ये चार्ट देखिए, इसमें जो मदर है उसको है और फादर के जीन में वो प्रेजेंट है, इसलिए आगे जाके उनके जनरेशन में ये कैरी हो रहा है। और जब जाके आगे जनरेशन में जब जाके वो दो पेरेंट ऐसे मिलेंगे जिनमें वो जीन है, तो वो फिर से वो बढ़ता जाएगा और फिर उनमें वो होने के चांसेस रहेंगे। फिर इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोयूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। फिर अगला है एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस। इसमें जब एक्स जीन अफेक्ट होता है
मतलब जो क्रोमोजोम है सेक्स क्रोमोजोम, उसमें एक्स क्रोमोजोम इफेक्ट होता है। ये भी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में इफेक्ट करता है। बट अगर फीमेल का एक्स क्रोमोजोम इफेक्टेड है तो ये मेल और फीमेल बच्चे जो होंगे दोनों में होने के चांसेस है। बट अगर ये मेल के एक्स क्रोमोजोम में प्रेजेंट है ये डिफेक्ट, तो ये बस फीमेल्स को होगा, उसके बच्चों में मेल्स को होने के चांसेस नहीं है। बट अगर फीमेल में है तो 50-50 चांसेस है दोनों के होने में। फिर इसका जो एग्जाम्पल है डिसीज़ के क्या क्या हो सकते हैं, हाइपोफॉस्फेटैमिक रिकेट्स, ओरल फेशियल डिजिटल सिंड्रोम टाइप 1 एंड फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। फिर है तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस में ये जो एक्स सेक्स क्रोमोसोम में ही होता है, पर ये सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में, मतलब जब एक चीज़ के लिए माँ बाप से सेम जीन मिल रहा है, उसको अलग अलग नहीं मिल रहा है, सेम एलेलिस मिल रहा है उसको, तो ये होने के चांस रहता है। और इसमें मेल को होने के चांसेस ज़्यादा है और फीमेल को कम। ठीक है, फिर अगला है माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। When the affected gene is coming from the mitochondrial DNA, it is called mitochondrial disorder। तो इसमें जो जीन अफेक्टेड जीन है अगर वो DNA से आ रहा है तो ये डिसऑर्डर होता है। फिर इसमें है इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर ओनली बाय फीमेल्स बट कैन अफेक्ट बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, इट कैन अपीयर इन एवरी जनरेशन। ये मतलब फीमेल से ही ट्रांसफ़र होता है अगले जनरेशन में, पर ये अफेक्ट दोनों को करती है, बट ये फीमेल ही कैरी करती है। इसके एग्जाम्पल है लीबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, कर्न-साइरे सिंड्रोम। फिर है थ्योरी ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ये तो हमने पढ़ा मेंडेलियंस डिसऑर्डर्स, तो अब हम उसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क था जिसका नाम था ग्रेगर मेंडल, जिसने ये थ्योरी दी थी। उसने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट्स पे, मटर वाले प्लांट्स पे। तो उसने मेंडल डेवलप्ड 4 हाइपोथेसिस, जिसमें से उसकी हाइपोथेसिस को उसने नाम दिया मेंडल्स थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, जिसमें उसने सिंपली एक्सप्लेन किया इनहेरिटेंस का फॉर्म कि कैसे 2 एलेलीज जीन्स बनाते हैं और जिसका रिजल्ट आता है उसके ऑफस्प्रिंग में अलग अलग ट्रेट्स देखने के लिए मिलते हैं। उसके एलेलीज पे डिपेंड करता है कि ऑफस्प्रिंग कैसा है। फिर अ जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट हैज़ द इंफॉर्मेशन टू एनकोड अ पॉलीपेप्टाइड और आरएनए मॉलिक्यूल। तो जीन क्या होता है, एक सेगमेंट होता है डीएनए का जिसमें इंफॉर्मेशन होती है और वो एनकोड होके फिर पॉलीपेप्टाइड मतलब एमिनो चेन बनाता है जिससे प्रोटीन बनती है बॉडी में थी। फिर देयर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ जीन्स, दीज डिफरेंट वर्जन्स अकाउंट फॉर वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स। जीन्स के बहुत सारे वर्जन होते हैं जो कि फिर रिजल्ट करता है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लोगों में। फिर जैसे कि व्हेन 2 डिफरेंट एलेलीज आर इनहेरिटेड टुगेदर, वन मे बी एक्सप्रेस्ड व्हाइल द इफेक्ट ऑफ द अदर मे बी साइलेंस। तो इसमें ये बोल रहा है कि जब हमें 2 एलेलीज मिल रही है पेरेंट्स से, तो उसमें से एक चीज़ का इफेक्ट ज़्यादा होगा, मतलब दिखेगा, और एक साइलेंट रहेगा। मतलब जो डोमिनेंट है उसका इफेक्ट दिखेगा और जो साइलेंट है उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। फिर अगला है फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑर्गेनिज्म इनहेरिट्स 2 एलेलीज। तो हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए वो अपने पेरेंट्स से 2 एलेलीज लेता है ऑफस्प्रिंग। फिर व्हेन गैमेट्स आर फॉर्म द 2 एलेलीज ऑफ ईच जीन्स आर सेपरेटेड। तो जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जब गैमेट्स बनते हैं, तो वो दोनों जो एलेलीज होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। फिर इन जनरल इनहेरिटेंस पैटर्न फॉर सिंगल जीन डिसऑर्डर आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेदर दे आर ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड एंड वेदर दे हैव अ डोमिनेंट और रिसेसिव पैटर्न। इसका मतलब ये है कि जो जीन डिसऑर्डर हो रहा है, बस वो इस बात पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। इस चीज़ पे हम उस जीन डिसऑर्डर को क्लासीफाई कर सकते हैं। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, इसमें ये होता है कि जिस जीन में म्यूटेशन आया है या हुआ है या उसे कोई डैमेज हुआ है, वो एक नॉन सेक्स क्रोमोसोम होता है जो ऑटोसोम्स होता है। मैंने अभी बताया था जिस 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं और जो 23वां पेयर होता है, मतलब एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो जो बाकी के 22 पेयर हैं उनमें से किसी पेयर पे ये इफेक्ट करता है, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। फिर द एग्जाम्पल ऑफ डिसीज ऑफ ऑटोसोमल इनहेरिटेंस इंक्लूड मसल डिस्ट्रॉफी और हंटिंगटन डिसीज़। फिर इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंस के, कि जो जीन है वो ऑटोसोम होता है, फिर वो मेल फीमेल दोनों को इक्वली इफेक्ट करता है, और जो जीन है वो ऐसा हो सकता है कि कोई जनरेशन स्किप करके अगले जनरेशन में वो अपीयर कर रहा है। फिर इसका इफेक्ट होने के लिए बस एक जीन ही काफ़ी है। फिर इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो काफ़ी लंबे, मतलब काफ़ी बहुत टाइम तक होता है, मतलब वो बाकी के जनरेशन में भी दिखेगा, वो बहुत लंबे टाइम तक इफेक्ट करेगा जब तक कि वो चेंज नहीं होता या उसमें कोई नया अल्ट्रेशन नहीं होता।
फिर इसमें कोई सेक्स डिफरेंस नहीं हो, मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स को ये कोई इफेक्ट नहीं करता, उसका कोई सिम्टम देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर ये मेल टू मेल ट्रांसमिशन कैन बी ऑब्जर्व, मतलब मेल से मेल में जो ट्रांसमिशन है वो देखने के लिए मिल सकता है, जैसे अगर फादर से बच्चे में क्या डिफरेंस है या कैसा सिमिलैरिटीज़ है वो देखने के लिए मिलेगा। फिर अनलेस अ न्यू म्यूटेशन हैज़ ओकर्ड ऑल अफेक्टेड इंडिविजुअल विल हैव एटलीस्ट वन पेरेंट हु कैरीज द डिसीज, मतलब जब तक कोई चेंज या म्यूटेशन, नया म्यूटेशन नहीं होता तब तक ये बाकी के जनरेशन में वो अफेक्ट करेगा, और हर बच्चे के एक पेरेंट कम से कम वो डिसीज़ कैरी करेगा ही, उसका एलेलीज कैरी करेगा ही, भले वो उसमें साइलेंट है। फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस इज ऑफ्टन कॉल्ड वर्टिकल इनहेरिटेंस बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इसको वर्टिकल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं क्योंकि बच्चे से सीधा चाइल्ड में जाता ही है। फिर across the population the proportion of affected males should be equal to the proportion of affected females, मतलब दोनों में इक्वली इफेक्ट हो रहा है। फिर इसका एग्जांपल क्या है इस डिसीज़ का, जो हंटिंगटन डिसीज़ है उसमें ये होता है कि ये एक इनक्योरेबल हेरिडिटरी कंडीशन है, मतलब उसे अपने माँ बाप से ये चीज़ मिलता है जो कि क्योर नहीं हो सकता। उसमें एक ब्रेन डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो टॉक्सिक प्रोटीन्स होते हैं वो ब्रेन में कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इसका बहुत असर दिखता है। वो बच्चा ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाता, उसके सोचने में प्रॉब्लम आने लगती है, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर इसके सिम्टम्स हैं पर्सनैलिटी एंड मूड चेंजेस, वही। फिर डिप्रेशन में रहता है, उसको मेमोरी याद करने में, थिंक करने में, जजमेंट देने में प्रॉब्लम होता है, उसका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, मूवमेंट्स पे कंट्रोल नहीं होता, उसको स्वेलिंग और बोलने में दिक्कत होती है। फिर इसका कॉज है ये एक जीन म्यूटेशन या उसमें फॉल्ट होने की वजह से ही होता है। फिर इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं हम, या तो जब वो बच्चा पेट में है माँ तभी डायग्नोस करवा सकती है प्रीनेटल स्क्रीनिंग करा के, या फिर पोस्टनेटल डायग्नोसिस, मतलब बच्चा होने के बाद वो अगर अपना फिजिकल और साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराएगा या न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन या CT MRI स्कैन से वो स्कैन हो सकता है। फिर इसका मैनेजमेंट है, इसका मैनेजमेंट नहीं है, ये इनक्योरेबल है, बस हम उसके सिम्टम के हिसाब से उसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बस उसका ग्रोथ स्लो करने के लिए और उसको पेन से थोड़ा रिलीफ या उसके सिम्टम मैनेज करने के लिए हम उसे थोड़ा बहुत मैनेजमेंट दे सकते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक है म्यूटेशन। म्यूटेशन इज़ डिफाइंड एज अ परमानेंट चेंज इन द DNA बेस सीक्वेंस दैट अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म इनटू अ जीन। म्यूटेशन क्या होता है, ये एक परमानेंट चेंज होता है हमारे जीन में, जो कि फिर कंटिन्यू वो म्यूटेशन चलता ही है जब तक आगे जाके उसमें कोई नया म्यूटेशन ना आए या फिर आगे जाके कोई अल्ट्रेशन ना आए। फिर ये दो तरीके से होता है, या तो वो हमारे जर्मलाइन म्यूटेशन गैमेट्स में होता है जिसकी वजह से, मतलब हाँ गैमेट्स मतलब स्पर्म या ओवरी में होता है, जिसकी वजह से वो फिर जो बच्चा होगा उसकी हर सेल में वो म्यूटेशन प्रेजेंट होगा। और सोमैटिक म्यूटेशन होता है, these mutation may have little effect on the organism because they are confined to just one cell and its daughter cell, मतलब ये जो म्यूटेशन होगा वो बस एक ही सेल में होगा, बाकी के जो 22 पेयर हैं उनमें से, और वो एक ही सेल कैरी करेगी और वो फिर आगे ऑफस्प्रिंग को पास नहीं होती ये म्यूटेशन। फिर तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, बेस सब्सटीट्यूशन, डिलीशन एंड इंसर्शन। तो बेस सब्सटीट्यूशन में ऐसा होता है कि कोई जीन में अगर कोई सीक्वेंस चल रहा है तो उसमें या तो वो रिप्लेस हो जाता है, सब्सटीट्यूट हो जाता है, और डिलीशन में होता है कि अगर जो सीक्वेंस है उसमें से कोई एक पार्ट डिलीट हो जाता है और फिर वो कंटिन्यू होने में फिर अल्ट्रेशन आ जाता है म्यूटेशन में। और इंसर्शन में ऐसा होता है कि कोई एक अलग सा कुछ जीन उस सीक्वेंस में इंसर्ट हो गया है। जैसे अभी हम देख रहे हैं बेस सब्सटीट्यूशन में क्या होता है कि जो जीन्स हैं उसमें जो उनका अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है उसमें या तो कुछ सब्सटीट्यूट या रिप्लेस हो जाता है जिसकी वजह से जीन म्यूटेशन होता है। तो जब से पहले है ट्रांजिशन में क्या होता है कि जो एक पिरामिडिन है वो दूसरे पिरामिडिन से सब्सटीट्यूट हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है या तो एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन से रिप्लेस हो जाता है। पर ट्रांसवर्जन में क्या होता है कि जो एक मान लो पिरामिडिन है तो वो प्यूरिन में ट्रांसवर्स हो जाता है। ये एक म्यूटेशन का टाइप है बेस सब्सटीट्यूशन का, मतलब रिप्लेस हो जाता है जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है। ऐसे ही अगर एक प्यूरिन है और वो पिरामिडिन में ट्रांसवर्स हो जा रहा है तो वो म्यूटेशन कॉज करेगा। फिर ये अगला है साइलेंट म्यूटेशन, इसका कोई असर नहीं होता, कोई म्यूटेशन नहीं दिखता इसमें। फिर एक मिससेंस म्यूटेशन है, इसमें क्या होता है जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है उसमें जैसे ये सीक्वेंस चल रहा है ये एक नॉर्मल सीक्वेंस है, पर ये जैसे कि यहाँ पे इसने रिप्लेस कर दिया, ए को सी ने रिप्लेस कर दिया जिसकी वजह से यहाँ पे एक
इनकरेक्ट सीक्वेंस बन रहा है जो कि माल फंक्शनिंग प्रोड्यूस करेगा, वो काम बिगड़ जाएगा उसमें जीन का, तो म्यूटेशन हो जाएगा। फिर एक है नॉनसेंस म्यूटेशन, मतलब जिसका कोई सेंस ही नहीं है। जैसे यहाँ अगर CAG चल रहा है सीक्वेंस, तो यहाँ T आ रहा है जिसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि इस सीक्वेंस में वो कहीं पे है ही नहीं, फिर भी वो आ रहा है, तो वो यहीं पे वो चीज़ रुक जाएगी। फिर हमारा अगला टाइप है डिलीशन। डिलीशन में क्या होता है कि हमारा जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है उसमें से अगर ये CAT चल रहा है तो उसमें से एक डिलीट हो जाता है, तो उसकी वजह से म्यूटेशन कॉज हो रहा है, वो डिलीशन है। फिर एक है इंसर्शन, ये एक टाइप है जिसमें अगर हमारा CAT सीक्वेंस चल रहा है अमीनो एसिड का, तो उसमें एक एक्स्ट्रा आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड, जिसकी वजह से फिर वो सीक्वेंस इनकरेक्ट हो जाएगा और उसकी वजह से भी कोई माल फंक्शनिंग हो सकती है। तो ये तीनों टाइप्स थे म्यूटेशन के। अब हमारा अगला टॉपिक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस एक न्यूक्लियर सेल का डिवीजन होता है जिसमें 2 आइडेंटिकल सेल्स, मतलब जैसा पेरेंट सेल है, मतलब अगर वो 2n है तो उसके जो डॉटर सेल होंगे वो भी उसकी कॉपी एकदम 2n और 2n। तो माइटोसिस में होता है जैसे ये 2n है तो ये डिवाइड होके इसकी 2 डॉटर सेल बनेगी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोमैटिक सेल डिवीजन। सोमैटिक सेल डिवीजन मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम नहीं है उसके अलावा जो है वो उसमें फिर ये रिजल्ट इन इसकी 2 डॉटर सेल बनते हैं। द सेल्स आर डिप्लॉयड मतलब 2 अलग अलग सेल्स है। फिर डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब वो एकदम सेम दिखते हैं उसी की तरह, पेरेंट सेल की तरह, मतलब एक दिखने में भी एकदम सेम है, उसके नंबर भी सेम है, सब कुछ। द सेल डिवीजन ओकर्स इन अ सिंगल राउंड, मतलब इसमें सेल डिवीजन जो होता है वो एक राउंड में ही हो जाता है, उसके लिए 2 राउंड नहीं होते। फिर द प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। वो जो प्रोसेस सिंगल राउंड में जो प्रोसेस होता है वो 4 स्टेजेस में होता है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस। फिर जो मियोसिस होता है ये मैकेनिज्म ऐसा प्रोड्यूस करता है गैमेट्स में, जहाँ जो सेल होती है उसको नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म करनी होती है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू। फिर इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन, मतलब ये रिप्रोडक्शन के थ्रू इसका सेल डिवीजन होता है। इसमें सोमैटिक सेल डिवीजन होता है, मतलब इसमें से उसकी 2 डॉटर सेल बनती है उसकी तरह सेम, बट इसमें मतलब ये खुद से ही करता है और इसमें 2 लोगों की नीड होती है। फिर इसमें 4 डॉटर सेल्स होती है, मतलब इसमें 2 डिवाइड हो रहे थे, इसमें 4 होते हैं। फिर इसमें सेल्स प्रोड्यूसर्स, मतलब इसमें 2 हो रहे थे, इसमें 4 होंगे। और फिर इसमें सेल्स प्रोड्यूसर्स आर हैप्लॉइड्स मतलब 4 अलग अलग। फिर डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट, मतलब इसमें वो सेम दिख रहे थे अपने पेरेंट की तरह, इसमें ये अलग दिखते हैं। फिर मियोसिस ओकर्स इन 2 सक्सेसिव स्टेज, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो जो मियोसिस 1 है वो पहला स्टेज है, फिर जो सेकेंड स्टेज है मियोसिस का वो सेम माइटोसिस की तरह होता है। तो फिर हम देखेंगे डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें जो चाइल्ड होता है उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, मतलब उसे लोगों से, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनसे उसकी थिंकिंग पावर कम होती है, उसका जो माइंड है वो कम डेवलप होता है, उसको चीज़ें याद करने में प्रॉब्लम होती है, उसका जो माइंड होता है वो फुली डेवलप नहीं हो पाता, उसको लर्निंग प्रॉब्लम होती है, लोगों से बात करने में उसको इतना हिचकिचाहट होता है और वो कमज़ोर होते हैं थोड़े माइंड से ऐसे बच्चे। और ये होता किस वजह से है, ये जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी होने की वजह से बेबीज़ में डाउन सिंड्रोम होता है, और इसको ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं। फिर हम इसका देखेंगे कॉज, इसमें सबसे ज़्यादा कॉज इसी की वजह से होता है। फिर एज ऑफ मदर, मतलब अगर मदर 35 ईयर्स से ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है बेबी को। फिर या तो कोई जेनेटिक कंडीशन की वजह से या फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है। फिर इसमें फीचर्स क्या होते हैं, मतलब बच्चे में हमें क्या देखने को मिलेगा अगर उसको डाउन सिंड्रोम है तो सबसे पहले उसका फ्लैटेंड फेस, मतलब उसका जो चेहरा है वो एक थोड़ा फ्लैट दिखेगा, फ्लैट सा सरफेस रहेगा। फिर उसकी जो आइज़ होगी वो एलमंड शेप की होगी, और फिर उसका जो गला है वो थोड़ा शॉर्ट होगा। फिर उसके छोटे ईयर्स होंगे। फिर उसका अ टंग दैट टेंड्स टू स्टिक आउट ऑफ द माउथ, मतलब उसकी जो जीभ है वो ज़्यादातर बाहर निकली रहेगी। फिर टाइनी वाइट स्पॉट्स ऑन देयर आइरिस ऑफ द आई, मतलब उसकी जो आँख में जो आइरिस पार्ट होता है उसमें वहाँ वाइट स्पॉट होगा। फिर शॉर्टर ब्रॉड हैंड्स, मतलब उसकी जो हाथ होगा वो थोड़ा छोटा होगा और थोड़ा चौड़ा हाथ होगा। फिर है अ सिंगल लाइन अक्रॉस द पाम ऑफ द हैंड, पाल्मर क्रीज, फिर उसके जो हाथ है उसमें एक सिंगल लाइन होगा पूरे हाथ के, मतलब यहाँ से ऐसे यहाँ तक। फिर स्मॉल पिंकी फिंगर्स दैट समटाइम्स कर्व टुवर्ड्स द थंब, मतलब उसकी जो उंगली होगी वो ज़्यादातर झुकी रहेगी ऐसे थंब के साइड।
फिर है मस्कुलर हाइपोटोनिया। इसमें क्या होता है, जो मसल्स होती है बेबी की वो बहुत वीक होती है, फ्लफी सी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। फिर शॉर्टर इन हाइट एज चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स। जो डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा होता है उसकी हाइट थोड़ी छोटी होती है कंपैरिजन टू बाकी बेबीज़ में। फिर इसके टाइप्स है, सबसे पहला है ट्राइजोमी 21। तो 95% विथ डाउन सिंड्रोम है ट्राइजोमी 21। मतलब ज़्यादातर जो डाउन सिंड्रोम के केस होते हैं उसमें ट्राइजोमी 21 होता है। इसमें जो ईच सेल इन द बॉडी हैज़ 3 सेपरेट कॉपी ऑफ इंस्टेड ऑफ द 2 यूजुअल 2 कॉपीज। मतलब इसमें बेबी के अंदर 3 कॉपीज़ होती है, जैसे बाकी डाउन सिंड्रोम में 2 ही कॉपी होती है पर इसमें 3 कॉपी होती है। फिर ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम, दिस टाइप अकाउंट्स फॉर अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल विद डाउन सिंड्रोम, अबाउट 3%. दिस occurs when an extra part or a whole extra chromosome 21 is present but it is attached or translocated to a different chromosome rather than being a separate 21. मतलब इसमें तो शायद इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, या तो उसका एक्स्ट्रा 21 पूरा क्रोमोसोम होता है, या तो उसका एक पार्ट या कुछ पार्ट होता है जो कि किसी और क्रोमोसोम्स के साथ ट्रांसलोकेट हो जाता है, तो इस वजह से उसको डाउन सिंड्रोम होता है, ये वाला। फिर अगला है मोसैक डाउन सिंड्रोम। इसमें होता है दिस टाइप अफेक्ट्स अबाउट 2% ऑफ द पीपल विद डाउन सिंड्रोम। मोसैक मीन्स मिक्सचर और कॉम्बिनेशन। मतलब इसमें या तो जो 21 क्रोमोसोम है या तो वो मिक्स हो गया है या तो किसी और के साथ कंबाइन हो गया है। फिर इसका डायग्नोसिस कैसे हो सकता है, पहले हम या तो स्क्रीनिंग टेस्ट करा सकते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हो सकता है। फिर वेरियस सब्सटेंसेस इन मदर ब्लड, मतलब अगर मदर कराएगी प्रीनेटल में स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट तो उसमें से पता चल सकता है। और या तो हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं जिसमें बेबी की पिक्चर आती है। फिर हम या तो डायग्नोस्टिक टेस्ट करा सकते हैं, जैसे कि कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, जिसमें एग्जामिन्स मटेरियल ऑफ द प्लासेंटा, वो प्लासेंटा को एग्जामिन करते हैं, जिससे अगर बेबी को डाउन सिंड्रोम है तो हमें पता चल जाएगा। फिर या तो हम अमीनो सिंथेसिस करा सकते हैं, हम मदर के स्टमक से अगर हम एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे और उसे हम एग्जामिन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। फिर है परक्यूटेनियस अम्बलाइकल ब्लड सैम्पलिंग। इसमें एग्जामिन्स ब्लड फ्रॉम द अम्बलाइकल कॉर्ड, या तो हम अम्बलाइकल कॉर्ड से ब्लड ले सकते हैं और उसको अगर हम टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। तो ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, इसे हम रिवर्सिबल नहीं कर सकते। तो फिर अगला है स्पीच, ऑक्यूपेशनल एंड फिजिकल थेरेपी आर टिपिकली ऑफ्टर थ्रू अर्ली इंटरवेंशंस प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम। तो इसमें हम ये स्पीच, ऑक्यूपेशनल और फिजिकल थेरेपी दे सकते हैं बच्चे को, अगर हम अर्ली इंटरवेंशंस के हिसाब से बच्चे को दे सकते हैं। फिर चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम में ऑल्सो नीड एक्स्ट्रा हेल्प और अटेंशन इन स्कूल, ऑल्दो मैनी चिल्ड्रन आर एक्सक्लूडेड इन रेगुलर क्लास। बाकी बच्चों के होने की वजह से मतलब उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो कमज़ोर हैं, हमें उन्हें एक्स्ट्रा अटेंशन देनी होती है। फिर हमारा अगला टॉपिक है प्रीनेटल डायग्नोसिस। तो प्रीनेटल डायग्नोसिस होता है कि हम प्रेगनेंसी के टाइम पे अर्ली डिटेक्शन कर ले फीटल की अनोमलीज़ के बारे में, कि बच्चे में कोई खराबी है क्या, ये बच्चे को कोई दिक्कत है, तो वो हम उसे कोई बीमारी है तो वो हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीनिंग या डायग्नोसिस के थ्रू। तो हमें ये पर्पस है इसका क्यों करना चाहिए। फिर डिटरमाइनिंग द आउटकम ऑफ द प्रेगनेंसी, मतलब इससे हमें ये पता चलेगा कि प्रेगनेंसी से हमें क्या मिलने वाला है, प्रेगनेंसी के बाद वो बेबी कैसा होगा। फिर प्लानिंग फॉर पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन विद द बर्थ प्रोसेस, ताकि हम पहले से प्लान कर पाए कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होने वाली है बेबी के बर्थ के टाइम पे। फिर प्लानिंग फॉर प्रॉब्लम दैट मे ओकर इन द न्यूबॉर्न इन्फेंट, मतलब बच्चे में जो प्रॉब्लम होने वाली है उसके लिए हम पहले से ही प्लान कर सकते हैं। फिर डिसाइडिंग वेदर टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, फिर अगर बच्चे को ज़्यादा ही तकलीफ है बच्चे को तो हम वो प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकते हैं पहले ही। फिर फाइंडिंग कंडीशंस दैट में अफेक्ट फ्यूचर प्रेगनेंसीज, या तो कोई ऐसी कंडीशन जो हम पहले ही डिटेक्ट कर ले ताकि हमें फ्यूचर प्रेगनेंसी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होने वाली है तो हमें पता चल जाए। फिर अगला है स्क्रीनिंग टेस्ट, टाइप्स ऑफ प्रीनेटल जेनेटिक टेस्टिंग। ये हमने पर्पस देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, अब हम देखेंगे इसके टाइप्स क्या क्या है। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में होता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड टेस्ट विच मेजर्स द अमाउंट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज इन द मदर ब्लड। तो ये एक ब्लड टेस्ट का टाइप है जिसमें हम मदर के ब्लड में देखते हैं बाकी सारे सब्सटेंसेज, जैसे कि MSAFP, ट्रिपल स्क्रीन, क्वाड स्क्रीन and an ultrasound which can create a picture of the baby. Sometime some important non-invasive tests are following. तो ये सब हम देखते हैं और अल्ट्रासाउंड से हम बेबी की पिक्चर देख सकते हैं। तो पहला है मैटरनल सीरम सैंपल। तो दिस टेस्ट इज डन टू असेस द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। द आइडियल टाइम फॉर टेस्टिंग इज 15 to 22 वीक्स।
तो 15 to 22 वीक्स में करना होता है। मदर का ब्लड लेके हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट असेस कर सकते हैं। फिर अगला है अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड से हम जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती है उससे जो बेबी की जो इमेजिंग बनती है उससे हम देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं बेबी को कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट है या कोई उसे प्रॉब्लम है या फिर कोई प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन आने वाली है, तो हम पहले ही उसे असेस कर सकते हैं और प्लान कर सकते हैं उस हिसाब से। फिर फीटल एमआरआई। तो फीटल एमआरआई इज अनदर इमेजिंग टेस्ट दैट ऑफर्स फिजिशियन इंफॉर्मेशन अबाउट द एनाटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जो फीटल एमआरआई है वही मदर के एमआरआई करके हम देख सकते हैं कि उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें कोई आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं होता, ये मदर के लिए सेफ़ होता है और फीटस के लिए भी। फिर अगला है फीटल एकोकार्डियोग्राम। तो फीटल एकोकार्डियोग्राम इज एन अल्ट्रासाउंड स्पेसिफिकली लुकिंग एट द न्यूबॉर्न बेबी हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये सिर्फ स्पेशली बेबी के हार्ट को देखने के लिए होता है, उसके हार्ट की स्ट्रक्चर और उसके हार्ट का फंक्शन देखने के लिए होता है। फिर इसमें क्या होता है, ये डिटेल अल्ट्रासाउंड है बेबी का, जिसमें मोर स्पेशलाइज पिक्चर होती है बेबी के हार्ट के बारे में। फिर अगला टाइप है, हमारा पहला टाइप था स्क्रीन टेस्ट, अगला है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो इसमें होता है टाइप ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इंक्लूड फॉलोइंग इन्वेजिव टेस्ट। ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, ये इन्वेजिव टेस्ट है। सबसे पहले कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग एग्जामिन्स मटेरियल फ्रॉम द प्लासेंटा। तो हम इसमें इंजेक्शन सर्ट करके प्लासेंटा से मटेरियल लेते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं, जिससे हम कुछ भी डिफेक्ट या डिसीज़ या कोई कंडीशन पहले ही डिटरमाइन कर सके। फिर अगला है अमीनोसिंथेसिस। तो इसमें हम मदर के स्टमक से बेबी का जो सैक होता है उससे एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं और कोई कंडीशन असेस करते हैं। फिर प्रीक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैम्पलिंग। इसमें हम अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड लेते हैं और असेस करते हैं।